हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम पढ़ा रहे हैं जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में जहाँ तक ख्याल है 4 वीडियो हमारी हो चुकी हैं। तो आज ये हमारी 5वीं वीडियो है, तो थोड़ा देख लेते हैं उससे आगे। हम पढ़ रहे हैं दोस्त जीव विज्ञान बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने बात कर ली थी कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। जब कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कोशिका में मैंने आपको बता दिया था किन किन चीज़ों का बता दिया था दोस्त। केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मैंने आपको बताया था राइबोसोम के बारे में और मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम पूरी जानकारी ले चुके हैं। अभी जो एक नया भाग आया है, ऐसा मानिए, प्लास्टेड। क्या दोस्त? प्लास्टेड हिंदी में कहते हैं इसको लवक। क्या कहते हैं दोस्त? लवक। ठीक है, अब प्लास्टेड के बारे में अगर हम देखते हैं तो प्लास्टेड क्या है भाई। प्लास्टेड है क्या? तो प्लास्टेड लवक, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले 9वीं 10वीं क्लास में कि हरित लवक। एक क्या होता था? हरित लवक। अब हरित लवक जो होता है वो क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक और होता है, क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो हमने क्लोरोप्लास्ट देखना है, ल्यूकोप्लास्ट देखना है, क्रोमोप्लास्ट देखना है। ये प्लास्टेड जो होता है पेड़ पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्त? पेड़ पौधों में पाया जाता है। अब जो पेड़ पौधों में जो पाया जाता है तो इसके क्या काम होते हैं, क्या काम नहीं होते, उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हेडिंग डालेंगे प्लास्टेड, इधर ही लिख लेते हैं PLASTED, पर यहाँ नहीं, साफ ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसको 3 पार्टों में बांटना है। ठीक है दोस्त, अभी हम देख रहे हैं प्लास्टेड। हिंदी में कहते हैं इसको लवक, इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टेड। दोस्त, अगर हम प्लास्टेड को हम पार्ट में बांटते हैं तो ये बढ़ता है 3 पार्टों में। कितने पार्टों में दोस्त? 3 पार्ट में। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, इसे कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं दोस्त? हरित लवक। ठीक है, क्या होता है दोस्त? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। दूसरा होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। देखिए, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम? हरित लवक कहते हैं। अगर हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं दोस्त? अवर्णित लवक। अभी बताएंगे इसके बारे में कि अवर्णित लवक क्या होता है, जो हरित लवक क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। एक होता है हमारा कौन सा? क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो होता है हमारा वर्णित लवक। देखिए दोस्त, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट देखेंगे पहला किसी भी एग्जाम का, या फिर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे, तो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो देखो, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम? हरित लवक। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसे कहते हैं अवर्णित लवक। और थर्ड होता है ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? थर्ड क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक। तो इनका काम क्या है? ये भाग है किस कोशिका के? ये पादप कोशिका के भाग हैं, पेड़ पौधों कोशिका के भाग हैं। 1 मिनट में देख लेता हूँ जरा कैमरे को। चलो, हमारा कैमरा ठीक आ रहा है। ठीक है, देखिए अभी देखिए, जो अगर मैं बात करता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट होता है, जो प्लास्टेड का जो लवक का पहला पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्या करता है? अगर दोस्त हम सीधे देखेंगे, ये करता है भोजन निर्माण का काम। क्या करता है दोस्त? ये करता है हमारा भोजन निर्माण का काम। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधों में आपने देखा होगा, जितने भी कोई
किसी भी पेड़ का हरा पार्ट, जो जैसे पत्तियां होती हरी होती हैं, तना हरा होता है, तो जो भी पेड़ पौधों का हरा पार्ट होगा वो सभी क्या किसका काम करते हैं, भोजन निर्माण काम करते हैं। उनको कहते हैं, वो हरित लवक के कारण ही, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही क्या होते हैं दोस्त, वो हरे होते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि बताइए पेड़ पौधों का रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, हरित लवक के कारण पेड़ पौधों का कलर हरा होता है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब देखिए जैसे कि हमारा होता है ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दोस्त भोजन को स्टोर करना, भोजन को स्टोर करना। ठीक है दोस्त, अब ये क्या काम करता है, मतलब जो खाना बना है, जो भोजन बनता है पेड़ पौधों में, तो उसका स्टोरेज कौन करता है, उसका स्टोरेज करता है ल्यूकोप्लास्ट, जो होता है अवर्णित लवक, भोजन को स्टोर करता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा बताइए जो अवर्णित लवक होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है पेड़ पौधों में, तो किसका काम करता है, वो भोजन को स्टोर करने का काम करता है। अब तीसरा काम नंबर आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, वर्णित लवक। तो वर्णिक मतलब वर्ण मतलब ये द कलर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी पेड़ पौधों कलर कैसे होते हैं, लाल होते हैं नहीं होते हैं, ज़्यादा ग्रीन होते हैं, थोड़े हल्के ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो जो लाल हो गया, जैसे टमाटर का लाल रंग हो गया, गाजर का कलर कैसा होता है, गाजर कलर का होता है। ठीक है, हरी मिर्च हो गई, हरी मिर्च तो हरी मिर्च में क्या होगा बेटा, हरित लवक होगा। लेकिन अगर जो लाल मिर्च हो जाती है, हरी लाल मिर्च, तो उसका कारण क्या होता है, तो उसमें जो मतलब जो पौधों में जो कलर प्रदान करता है, ठीक है, पौधों में कलर प्रदान करता है या फिर उनके फल में जो कलर प्रदान करता है, वो कौन करता है दोस्त, वो करता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे होता है, तो लिख लीजिए, कलरफुल लिख लेते हैं इसको, कलरफुल। ठीक है, मतलब रंग प्रदान करना, क्या काम होता है इसका, रंग प्रदान करना। अब इसमें जो होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो जैसे कि वो पूछ लेगा कि बताइए जो होता है, जैसे टमाटर का कलर होता है, टमाटर का लाल होता है ना, तो वो किसके कारण होता है। तो कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले एग्जामों में, तो उन्हीं को मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ टमाटर, अगर मैं टमाटर की बात करता हूँ दोस्त, तो टमाटर किसके कारण होता है, लाइकोपेन के कारण, लाइकोपेन। ठीक है दोस्त, तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, लाइकोपेन होता है, लाइकोपेन के कारण क्या होता है, टमाटर का कलर लाल होता है। ऐसे ही हमारा दूसरा होता है जैसे गाजर का रंग, गाजर का देख लेते हैं, गाजर तो एक कैरोटीन के कारण, ठीक है दोस्त, किसका, जैसे कि हमने देखा टमाटर का कलर कैसा हो गया, लाइकोपेन कारण हो गया, गाजर कलर हो गया हमारा किसी कारण हो गया, कैरोटीन कारण। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि चकुंदर का हो गया, और आलू का, जैसे आलू होता है ना, आलू का हरा पार्ट हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है, जैसे कि चकुंदर का होता है विटानोन के कारण, किस कारण दोस्त, चकुंदर कलर होता है किसके कारण, विटानोन के कारण। और आलू का हरा रंग किसके कारण होता है बताइए, आलू का हरा होना, तो सिलोनिन के कारण। ठीक है, तो पूछ लेता है बताइए कि जो आलू का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, सिलोनिन के कारण होता है। चकुंदर का जो होता है लाल रंग, तो किसके कारण होता है, विटानोन के कारण होता है। गाजर का कैरोटीन के कारण होता है, टमाटर का लाइकोपेन के कारण होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके कारण क्या होता है, अलग अलग कलर देती हैं। अगर आप लोगों को और कहीं मिल जाए और जो चीज़ें, तो और चीज़ों भी आप देख लेना। ठीक है, फिलहाल इतना ही है, और मैं देख लेता हूँ एक दो, अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ मिलती हैं तो। समझ में आया नहीं आया, हाँ, जैसे कि फलों का पीला रंग, ज़ैंथोफिल के कारण, फलों का पीला रंग, ये इम्पोर्टेंट है, फलों का पीला रंग, ज़ैंथोफिल के कारण क्या होता है दोस्त, फलों का पीला रंग होता है। और अगर इसमें देख लेते हैं, गाजर हो गया, चकुंदर हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च, अगर मिर्ची की बात करते हैं, लाल मिर्च की, तो लाल मिर्च भी किस कारण होगी, लाइकोपेन कारण। इसमें मिर्च भी लिख लेना, मिर्च, ठीक है,
क्योंकि इससे दोस्त क्वेश्चन ना पूछ लेता है और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है हमारा क्या होता है प्लास्टिड, इससे ज़्यादा हमसे पूछेगा नहीं कोई भी, ठीक है। अगर वो पूछेगा कि बताइए जो लवक होता है, लवक का काम क्या होता है, रंग प्रदान करना। क्या काम होता है, एक तरह का रंग प्रदान करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, अब पूछ लेगा वो कि बताइए जो लवक होता है, लवक के कितने भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्त, एक कौन सा होता है, एक होता है हमारा कौन सा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है, हरित लवक कहते हैं, भोजन निर्माण काम करता है। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक होता है, भोजन को स्टोर करने में मदद करता है पेड़ पौधों को। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, वर्णित लवक होता है दोस्त। और ये क्या करता है, एक कलरफुल, मतलब कलरफुल होता है, रंग प्रदान करता है। जैसे कि आप लोग अलग अलग वैरायटी के घर में पौधे लगाते हैं, डिजाइन वगैरह के, कलरफुल वगैरह के, किसी का कलर रेड होता है, किसी का कलर का येलो कलर का हो गया, कुछ पौधे ऐसे होते हैं वाइट कलर के हो जाते हैं। तो किसके कारण होता है, सब वो क्लोरोप्लास्ट कारण होता है। और उसी में जो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो एग्जाम में क्या होता है, मिर्च का हो गया, टमाटर का हो गया, गाजर का हो गया, चुकंदर का हो गया, आलू का हरा रंग हो गया दोस्त, और क्या हो गया, फलों का पीला रंग हो गया, ठीक है दोस्त। तो इतना चीज़ें हैं। एक चीज़ और आती है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मानव का रंग होता है, मानव का रंग होता है ना, कोई सांवला होता है, काला होता है, कोई भूरा होता है, तो किसके कारण होता है। तो ध्यान लिखना, इसमें नोट डाल के लिख लेंगे। ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन कि मानव का रंग मेलानिन के कारण होता है। किस कारण होता है दोस्त, मेलानिन के कारण होता है, ठीक है। कितनी बात आप लोग समझ में आती है, बात समझ में आई नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी तक जो पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मानव की कोशिका, किसके बारे में बताया था, मानव की कोशिका। कुछ हालांकि काफ़ी सारे पार्ट जो हैं सेल के या कोशिका के, वो मानव में और पौधों में सेम है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेम है और सेंट्रोसोम सेम है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सेम है, जो चीज़ें डिफरेंट हैं उन चीज़ों को हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं। और दोस्त जिस बच्चे ने भी अगर कोई हमारी वीडियो देख रहा है इस टाइम, अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लें, क्योंकि स्टार्टिंग से जब चीज़ें चलती हैं तो 1 बाय 1 वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब देखिए, देखो जैसे कि मैं बात करता हूँ अगर सेल की, हालांकि एक बार मैं पूरा डायग्राम बना दूंगा, एक तरफ प्लांट की और एक तरफ किसकी, मानव की सेल की। तो दोनों में हम कंबाइंड देख लेंगे कि किस किस में कौन कौन से मेन पार्ट हैं। जो कंबाइंड पार्ट है दोनों में सेम है, और किस किस कौन कौन से पार्ट अलग अलग है। लेकिन कुछ फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि मानव की कोशिका, किसकी बात करता हूँ, मानव की कोशिका, मानव की कोशिका की अगर मैं बात करता हूँ, और दोस्त अगर मैं बात करता हूँ पादप कोशिका, किसके दोस्त, पादप कोशिका की बात करता हूँ, तो मानव कोशिका की जो आकृति होती है थोड़ी गोल होती है। कैसे होती है, इतनी गोल बिल्कुल मतलब गोल नहीं होती, लेकिन गोल शेप में होती है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। और जो पादप कोशिका की जो आकृति होती है वो थोड़ी चौकोर होती है। कैसी होती है दोस्त, चौकोर टाइप में होती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मानव है, अब मानव, मैंने आपको इसके अंदर के सारे पार्ट पढ़ा दिए। जो मानव सेल है, मानव सेल के मैंने क्या आपको सभी पार्ट अंदर के पढ़ा दिए। जैसे कि न्यूक्लियस था हमारा, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, और क्या था, लाइसोसोम, और क्या था, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये सब पार्ट बता सका हूँ। अब देखिए, जो ये एक सेल होती है, जैसे कि हमारी सेल है, ये मानव सेल है। अब मानव सेल की क्वेश्चन पूछा था कि जो मानव सेल की बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्त कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, क्या कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं दोस्त उसको, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और जो पादप कोशिका में होती है, पादप कोशिका में भी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन पादपों को देखो, पेड़ पौधों को मनुष्य से ज़्यादा खतरा है, मनुष्य से नहीं, हर किसी चीज़ से खतरा है। जानवर से जानवर का वो भी
अपना टकरा जाएगा, खा लेगा उसको, तोड़ देगा, रगड़ देगा, ठीक है। और हम ही कौन सा काम है क्या पेड़ पौधों के लिए? अगर हम पेड़ पौधों के लिए, आपने देखा होगा कि अगर बात कर रहे हैं किसी फ़ोन पे लगे हुए हैं, अपना देखे पेड़ के पास खड़े हो गए, पेड़ से खुजा रहे हैं, नहीं, पेड़ में मार रहे हैं, कुछ ना कुछ, मतलब जो मानव की अपेक्षा जो पेड़ पौधों में एक सुरक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमको कोई यहाँ पर रगड़ने लगे लगातार तो दर्द होगा, नहीं होगा? तो इसी तरह से अब जिसने भी सृष्टि को बनाया, प्रकृति को बनाया, बड़ा सोच समझ के बनाया है, ठीक है। सोच समझ कैसे? अब देखिए भाई, पेड़ पौधों को जल सुरक्षा चाहिए नहीं चाहिए? अब इसके बाहर जो है हमारी, अगर हम पादप कोशिका की बात करते हैं तो इसके बाहर जो हमारी परत है तो वो कौन सी है? कोशिका झिल्ली तो है ही, कोशिका झिल्ली, तो सेल मेम्ब्रेन तो है ही, लेकिन उसके बाहर भी एक प्रकृति ने उसको और परत दी है। इसके बाहर भी क्या दी है? एक सुरक्षा के लिए एक परत और दी है दोस्त, जिसे कहते हैं क्या? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं दोस्त? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, नोटिस भी करा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी बाहर की परत कैसे सख्त होती है। सख्त क्यों होती है? जिससे कि किसी से उसको जो चीज़ें कुछ खतरा हो तो उससे थोड़ा सा बचा जा सके, ठीक है। बाकी तो देखो, पेड़ पौधे काटने वाले तो भी पेड़ पौधे काटते ही हैं, और तोड़ने वाले तोड़ते ही हैं, ठीक है। तोड़ना उड़ना नहीं चाहिए पेड़ पौधों को, ठीक है। उन्हीं से हमारा हम लोगों का जीवन। अब देखिए तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कोशिका झिल्ली होगी और इसमें क्या होगी? कोशिका भित्ति, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया प्लास्टेड क्या मानव की कोशिका में होगा? बताइए भाई, मानव की कोशिका में प्लास्टेड होगा? क्या वर्ण देगा प्लास्टेड मानव को? नहीं। क्या हम हरे, लाल, पीले होते हैं? नहीं होते ना, पकते थोड़ी हैं, नहीं। लेकिन क्या पेड़ पौधों को चाहिए? तो प्लास्टेड किसका पार्ट था हमारा? इसका था, मैंने एक बताया था आपको, वैक्यूल्स। क्या बताया था? वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स मैंने आप लोगों को बताया था, और वहाँ पे भी जो वैक्यूल्स की बात हुई थी कि वैक्यूल्स जो होता है यहाँ पे मानव में छोटा होता है, मानव में कैसा होता है? छोटा होता है, जबकि पेड़ पौधे में क्या होता है? बड़ा होता है वैक्यूल्स। क्यों? क्योंकि भाई पेड़ जो होता है, पेड़ बड़ा होता है। अब पेड़ को स्टोर करने, पानी स्टोर करने के लिए क्या चाहिए भाई? बड़ा वैक्यूल चाहिए। भाई ज़्यादा पानी चाहिए तो बड़ा वैक्यूल चाहिएगा। अब बड़े वैक्यूल के लिए क्या होता है? उसमें क्या होता है दोस्त? उसमें होता है क्या? बड़ा वैक्यूल से। इतनी बात आप लोग समझ में आई, ठीक है। अब देखो, थोड़ा आगे देख लेते हैं। ये हमारा मानव कोशिका। अभी मैं आपको दो कंबाइंड बना दूंगा डायग्राम, जिसमें आप दोनों चीज़ें देख लेंगे, ठीक है, कि किसमें दोनों चीज़ें सेम होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। अब जो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। जो सेल को हम बांटते हैं, सेल को दो पार्ट में बांटते हैं दोस्त। किसमें बांटते हैं दोस्त? दो पार्ट में। इसकी सेल है कोशिका। अगर कोशिका को बांटने की बात करता हूँ दोस्त, तो दो पार्ट में बांटूंगा, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती दोस्त प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका, या सेल लिख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है दोस्त। एक होती है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। हालांकि सेल ही बोलेंगे क्योंकि यूकैरियोटिक जो है इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो बायोलॉजी क्या है बायोलॉजी में ना दोनों इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम वाले तो बच्चे समझ जाते हैं इंग्लिश के सारे वर्ड, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, थोड़ा उनको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड लेंगे हम। देखो, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब आप कहोगे कि भैया चलो ठीक है कि हम हिंदी में पढ़ लेंगे, कंबाइंड पढ़ लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? तो एग्ज़ाम में कभी भी ना, जब आप बायोलॉजी कोई क्वेश्चन आता है आपको समझ में ना आए, हिंदी में समझ में नहीं आए, तो आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी होता है, नहीं होता है, तो आप इंग्लिश में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ये क्या ड्रामा आ गया नया भाई? सेल इतना पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी आपने बता दिया कि भैया नया काम है कि क्या,
कि भैया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है? देखो प्रोकैरियोटिक ऐसी सेल्स होती हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखती है, मतलब नंगी आंखों से नहीं दिख सकती। समझ में नहीं आया? किसका यूज करना पड़ता है प्रोकैरियोटिक सेल देखने के लिए? प्रोकैरियोटिक सेल को देखने के लिए हमें देखना पड़ता है सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, किसका यूज करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी का। अब जैसे कि मैं कह सकता हूँ, इसमें पूछा है बताइए प्रोकैरियोटिक निम्नलिखित में से कौन सी सेल अविकसित सेल है, तो आप कौन सा लगाएंगे? प्रोकैरियोटिक। तो इसे कह सकते हैं हम अविकसित सेल, अविकसित कोशिका। कौन सी दोस्त? ये अविकसित कोशिका। ये अविकसित कोशिका होती है। अविकसित कोशिका मतलब कि जिसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। ठीक है, जिसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोरोना, इसका एग्जाम्पल है कोरोना। बैक्टीरिया वगैरह जितने भी होते हैं, तो कोरोना भी क्या था? एक बैक्टीरिया तो था नहीं। अब देखिए, क्या कोरोना आँख से दिखा? नहीं दिखा, लेकिन कोरोना था नहीं था कोरोना? तो अब कोरोना हुआ भी था लोगों को, काफ़ी लोगों को, तो तुमने नाम भी सुना होगा कोरोना, इसीलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है, वरना एग्जाम्पल तो और अलग अलग है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इनका जो बॉडी है वो दिखती नहीं है, आंखों से हम देख नहीं सकते। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं? टेलीस्कोप को यूज करते हैं। चलो टेलीस्कोप का यूज कर लिया, हमने देख लिया, लेकिन अब इसमें पार्ट अगर हम देखते हैं ध्यान से, अंदर वैज्ञानिकों ने देखा कि ये एक कोशिकीय जीव होता है। एक और लिख लेंगे, ये जितने भी होते हैं प्रोकैरियोटिक, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं दोस्त। चलो ठीक है भैया, हमने मान लिया कि अविकसित कोशिका है, एग्जाम्पल हमने कोरोना ले लिया। ठीक है, और ये एक कोशिकीय जीव हो गए, मतलब एक सेल के बने हुए होते हैं सिर्फ। देखो हम तो कितनी सेल के बने हैं, काफ़ी सेलों के बने हुए, लेकिन जो जितने भी प्रोकैरियोटिक की कोशिका के अंदर आएंगे वो सब कैसे होंगे? वन सेल, सिर्फ एक सेल के बने हुए होंगे। चलो ठीक है भैया, ये तो मान लिया हमने। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें एक चीज़ और आती है दोस्त, जैसे कि हम ले लेते हैं स्पर्म, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं दोस्त? स्पर्म। अगर आप स्पर्म को टेलीस्कोप से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, तो वो ना कुछ इस तरह का दिखता है। कैसा दिखता है दोस्त? कुछ इस तरह का। अब ये दिखता है हमारा। ठीक है, जैसे एक कोशिकीय जीव हो गया है। ठीक है, अब स्पर्म है, तो स्पर्म में पूछ लेता है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो उनका अगला जो मुख की तरफ होते हैं, और जो उसके ऊपर जो ये बाल से होते हैं, ये जो बाल से होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्त सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया, सीलिया। ठीक है, और जो पीछे वाली जो पूंछ होती है, ये जो पीछे वाली पूंछ होती है, इसे कहते हैं फ्लेजेला। फ्लेजेला। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्त? इसको फ्लेजेला कहते हैं। तो देखो ये जो पूंछ होती है इसकी, जो फ्लेजेला होता है, यही इसको क्या है? मूवमेंट करने में काम करता है। क्या करने में काम करता है दोस्त? मूवमेंट करने में, चलने में, एक जगह दूसरी जगह। तो अब देखो, ये तो सीधी सी बात है, अगर ये सेल हैं भाई, ये सेल है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो अविकसित सेल है। अविकसित सेल है तो इसके अंदर क्या है? बहुत कम पार्ट है। ऐसा नहीं है कि भाई हम इसके अंदर सगला वैक्यूल्स भी होगा, सेंट्रोसोम भी होगा, ये होगा, ये सब चीज़ें नहीं है। कुछ चीज़ें हैं भाई अलग अलग। देखो अलग अलग सेल्स में जितनी प्रोकैरियोटिक के अंदर आती हैं, कुछ सेल्स में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ सेल्स में कुछ चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट सेल हैं, हम उनके बारे में देख लेंगे। तो अब ये तो हो गया हमारा किसका? प्रोकैरियोटिक का भाग। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, तो ये कैसी होती है? ये होती है विकसित कोशिका होती है दोस्त, विकसित कोशिका। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए अविकसित कोशिका कौन सी होती हैं? तो अविकसित कोशिका दोस्त जो होती हैं वो होती हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि विकसित कोशिका कौन सी होती हैं, तो यूकैरियोटिक होती हैं। विकसित कोशिका जैसे कि हम कह सकते हैं मानव में, भाई किसमें होती है? मानव। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया था ना, ऐसे इसका एग्जाम्पल है मानव। पादप हो गए, पादप जानवर हो गए, जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं
जो आप लोग देखते हैं जीवित चीज़ें जो हैं तो वो सब कैसी हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें यूकैरियोटिक हैं। और जितनी भी छोटे बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। इतनी बात आप लोग समझ में आई? अगर इतनी बात आप लोग समझ में आती है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब देखो ये बात चीज़ समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा जो हमारी, वो थोड़ा देख लेते हैं इसमें कोई चीज़ें रह तो नहीं गई है भाई, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। पादप हो गया, विकसित कोशिका होगी। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है, पर ये चीज़ मैंने आपको बता दी, फिर भी देख लीजिए। देखो इसमें जो पाए जाते हैं, इसमें 70S राइबोसोम कितने बनाता है, 70S। सेडिमेंटेशन, ऐसा मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन एक तरह की एनर्जी मानिए कि एनर्जी का काम करता है। ठीक है, S। और इसमें जो बनते हैं ये बनते हैं 80S। कौन से बनते हैं दोस्त, 80S। तो 80S सेडिमेंटेशन बनते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग समझ में आई। अगर और चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा, आप देख लेते हैं एक एनिमल सेल और जो हमारी जो होती है कौन सी, एनिमल सेल और पादप सेल, दोनों को कंबाइंड देख लेते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से इतना ही पूछा जाता है, कोई चीज़ आप लोगों की छूटी नहीं है। अब देखिए जैसे कि हमारा हो गया ये, मान लीजिए एनिमल सेल जो कंबाइंड होगी बीच में ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारी प्लांट सेल। ठीक है, देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ और कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ। तो देखो मैंने सोचा पहले फास्ट बता रहे तो स्लो का मैंने शुरू करा कि भी आराम से पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर कुछ कमेंट आई कि भैया आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए। तो अब मैंने देखा कि भाई ऐसे तो इनकी भी ज़रूरतें पूरी होंगी ही नहीं, क्योंकि जिसने पहले पढ़ रखा होगा उसको स्लो लग रहा होगा, और जिसने पहले नहीं पढ़ रखा है उसको क्या लग रहा होगा, उसको फास्ट लग रहा होगा। लेकिन सबसे मेन बात आती है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेरा मेन मकसद क्या है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आप 10 चीज़ें ना पढ़ो, एक चीज़ें पढ़ो, लेकिन आपको क्लियर तो होना चाहिए। लेकिन आपने क्या करा, आपने 10 चीज़ें पढ़ ली और उसमें आपको क्लियर एक भी नहीं है, तो उसका पढ़ाई लिखाई कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि दोनों में, देखो झिल्ली दोनों में होती है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जो मैंने सेल मेम्ब्रेन बताया था। देखो दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, एनिमल सेल और प्लांट सेल की, ना कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, ये बात ध्यान रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम भी होता है, वैक्यूल्स भी होता है नहीं होता है, और क्या होता है, और न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो दोनों में ये चीज़ें होती है सेम होती हैं। भाई क्या हो गया, झिल्ली हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और गोल्जी बॉडी भी होता है। हाँ, एक गोल्जी बॉडी भी लिख लेंगे, गोल्जी बॉडी भी होता है। भाई झिल्ली हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये दोनों में एनिमल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, बात समझ में आई नहीं। अब देखते हैं जो मतलब एनिमल में कुछ अलग है। भाई एनिमल में क्या है, कुछ अलग है। एक मिनट जरा, कैमरा शायद हिल गया हमारा, नहीं सही है। ठीक है, जैसे कि कुछ एनिमल में कुछ अलग होता है, तो एनिमल में कैसा होगा, और जो प्लांट में होता है, प्लांट में कुछ अलग होता है, तो प्लांट में कैसा होगा। जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वैक्यूल्स की, पहले तो सेल की बात कर लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ सेल की, एनिमल सेल छोटी होती है। कैसी होती है दोस्त, छोटी, किसके मुकाबले, पौधों की सेल के, ये बड़ी होती है। समझ में आ रहा है ना दोस्त। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल्स क्या होता है, इसमें छोटा होता है, और जबकि इसमें वैक्यूल्स क्या होगा दोस्त, इसमें बड़ा होगा। ठीक है, देखो इसमें जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, वो हालांकि बीच में मैंने लिखा है, दोनों में सेम होती है, कोशिका झिल्ली होती है। देखो लेकिन इसमें कोशिका झिल्ली तो होती ही है, कोशिका झिल्ली तो होती ही है, उसके साथ साथ क्या होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, तो मैंने क्या देखा भाई, कोशिका झिल्ली इसमें, लेकिन इसमें हमारी प्लांट सेल में क्या एक चीज़ एक्स्ट्रा जाएगी, क्या एक्स्ट्रा जाएगी हमारी कि सेल वॉल, तो सेल वॉल एक्स्ट्रा आ गई। अब एक चीज़ और बताई थी मैंने आप लोगों को, क्या प्लास्टिड इसमें होगा, क्या प्लास्टिड इसमें होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कैसा कौन सा ऐसा अंग है जो मानव सेल में नहीं होता है, और दे देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल वॉल हो गया, वैक्यूल्स हो गया, और कहता है प्लास्टिड। तो आपका आंसर क्या होगा, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड सिर्फ प्लास्टिड सिर्फ किसमें पाया जाता है दोस्त, वर्णक भी बोलते हैं। तो प्लास्टिड सिर्फ किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, प्लास्टिड हो गया, सेल वॉल हो गया। एक चीज़ और होती है, जैसे कि ये गोल होती है, ये कैसी होती है मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ये गोल होती है, और ये क्या होती है, ये होती है चौकोर। कैसी होती है दोस्त, चौकोर होती है। इतनी बात आप लोग समझ में आई, अगर इतनी बात आप लोग समझ में आई है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसमें और क्या होता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं नहीं और जो आपकी छूट चुकी हो या छूट गई हो। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन में, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, बिना कोशिका भित्ति वाले। अब बिना कोशिका भित्ति मतलब मानव सेल की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मानव सेल की। अब मानव सेल में देखो ऑप्शन क्या, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बिना कोशिका, देखो क्वेश्चन कैसे दिया है, बिना कोशिका भित्ति वाले, बिना कोशिका भित्ति वाली कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्त, अब जैसे कि ऑप्शन दे देगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, दे देगा गोल्जी बॉडी, दे देगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है दोस्त, और डी दे देगा आपको वैक्यूल्स। तो आप लोग समझ में आया होगा, अगर ध्यान से आप लोगों ने सारी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आया होगा, और आज की वीडियो भी देखोगे तभी भी समझ में आया होगा। तो अगर बिना कोशिका भित्ति वाले, ध्यान रखना है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। देखो कोशिका भित्ति होती है किस में, प्लांट में। तो बिना कोशिका भित्ति वाला कौन सा होता है, मानव सेल होती है, एनिमल सेल होती है। और एनिमल सेल में कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, देखो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। समझ में आया नहीं आया? अब देखिए, ये बात समझ में आई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, अब थोड़ा सा हम सेल को ना और खोलेंगे, सेल को थोड़ा सा हम और खोलेंगे। एक सेकंड और रुक जाओ, क्योंकि मुझको देखना पड़ता है। ठीक है दोस्त, चल तो ठीक रही है। वैसे ये पता नहीं, हमारा थोड़ा सा कैमरा ना हिल जाता है। ठीक है, देखिए अभी ये चीज़ें आप लोगों ने समझ में आया होगा आप लोगों की। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा उससे आ गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, क्या बताया था, जो मैं सेल में बता रहा था, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस, केंद्रक बताया था, केंद्रक। अब जो केंद्रक के बारे में मैंने आपको बताया था, तो केंद्र का कलर कैसा होता है बताइए। मैंने बताया था, कलर छोड़िए, ये बताइए केंद्र की खोज किसने करी थी। आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था एक फल, जैसे कि आम लिया था मैंने, आम को खोला था, ठीक है। तो फिर मैंने खोल कर अंदर एक बीज निकला था, तो उसका कैसा कलर था, ब्राउन। कैसा कलर था, ब्राउन था, नहीं था। और ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, किसकी, केंद्र की। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर मैं केंद्रक को दोस्त खोलता हूँ,
देखो जितनी भी जानकारी होती है, चाहे एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो, किसी में भी हो, दोनों में जितनी भी जानकारी होती है, कैसे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन भेजता है वो कौन भेजता है? वो किसके अंदर होती है? वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस के अंदर कैसे? देखो अगर न्यूक्लियस को हम खोल के देखते हैं तो उसमें निकलते हैं डीएनए। क्या निकलते हैं दोस्त? डीएनए। हालांकि डीएनए को मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर पूरी एक क्लास होनी है, ठीक है। फिलहाल इन्फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। अब डीएनए आप लोगों ने फिल्मों वगैरह में देखा होगा या बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा, डीएनए स्ट्रक्चर से गोल गोल घूमती है नहीं? लेकिन अब डीएनए होता है किसमें? हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन डीएनए से पहले भी एक टर्म्स होती है। क्या होती है? डीएनए से पहले भी एक टर्म्स होती है, उसे कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं दोस्त? गुणसूत्र। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर अगर पहले कभी देखी हो इस तरह की तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो कुछ स्ट्रक्चर हमारी होती है गुणसूत्रों की। ये होती है हमारी क्या स्ट्रक्चर दोस्त? गुणसूत्रों की। आप लोगों ने सुना होगा कि जो मानव के अंदर, लिख लेंगे, जो मानव के अंदर 23 जोड़ी, कितने जोड़ी दोस्त? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। तो 23 जोड़ी का मतलब 2 होता है ना, पेयर्स। तो 23 जोड़ी क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। अगर 23 जोड़ी देखेंगे, अगर हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि मानव के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी। अगर आपसे पूछता है कि मानव के अंदर कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46 गुणसूत्र। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र, ठीक है। अब 46 गुणसूत्र होते हैं, ये तो बात समझ में आई। और जो गुणसूत्रों की जो क्रोमोसोम्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं गुणसूत्रों? क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स की खोज की थी, तो क्रोमोसोम्स की खोज किसने करी थी दोस्त? तो क्रोमोसोम्स की खोज करी थी वाल्डेयर ने। किसने करी थी? वाल्डेयर ने। देखो मैंने किस तरह याद कर रखा है, देखो कुछ इस तरह क्या करती है हमारी, इसको जोड़ रखा है भाई, 2 पार्ट को जोड़ रखा है, बेल्ट करके जोड़ा है, होता है ना भाई, लोहे में क्या करते हैं? बेल्ट करते नहीं करते हैं? तो इस तरह से इसको जोड़ रखा है। तो बेल्ट से मैंने याद रख रखा है कि वाल्डेयर ने। किसने खोज की थी दोस्त? वाल्डेयर ने खोज की थी। तो एक क्वेश्चन हमारा ये बन गया। एक क्वेश्चन हमारा बना, मानव के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। कुल गुणसूत्र कितने? 46 होते हैं। और वाल्डेयर ने गुणसूत्रों की खोज की थी। अब देखो, तो वाल्डेयर ने क्रोमोसोम्स की खोज की थी, कर दी, गुणसूत्रों की खोज कर दी। लेकिन अब वाल्डेयर तो ठीक है, रुक गए भैया बेचारे, लेकिन आगे चीज़ें रुकती थोड़ी हैं। अब गुणसूत्रों को और खोल के देखा। क्या करा दोस्त? गुणसूत्रों को और खोल के देखा। जब इन गुणसूत्रों को खोला तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमको देखने को मिली। क्या मिली दोस्त? इस तरह की स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर बने, ठीक है दोस्त। तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा डीएनए। क्या था हमारा? डीएनए। क्या था दोस्त? डीएनए। तो क्रोमोसोम्स खोल के देखा, क्रोमोसोम्स में क्या निकला? इसको खींच के देखा, खोल के देखा, तो क्या निकला हमारा? डीएनए। अब डीएनए, तो डीएनए से क्वेश्चन पूछा था कि डीएनए खोज किसने की थी? किसने की थी बताइए? डीएनए खोज किसने की थी? कार्लसवर्ग ने। कार्लसवर्ग ने खोज की थी। किसकी? डीएनए की। तो अगर आपसे पूछता है कि डीएनए खोज किसने करी थी? कार्लसवर्ग ने की थी, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज, एक नाम होता है इसमें, 2 नाम आते हैं, एक नहीं 2 नाम आते हैं। अगर वो पूछता है कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जैसे कि फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा, कुछ इस तरह दिखाते हैं, वो घूमता हुआ जूं जूं जूं, होता है ना, होता है इस तरह का कुछ होता है, ये होता है। अब ये जो हमारे डीएनए है, ये डीएनए की जो स्ट्रक्चर दी है कि डीएनए इस तरह की स्ट्रक्चर का होता है, तो किसने दी थी? देखो 2 लोग थे या 2 भाई थे, वाटसन और क्रिक। वाटसन और कौन था दोस्त? क्रिक। वाटसन और क्रिक ने क्या दी थी? डीएनए की स्ट्रक्चर, मतलब संरचना की खोज, ये संरचना की खोज करिए, बताया। बात समझ में आई नहीं? तो वाटसन और क्रिक 2 भाई थे
अब दोनों भाइयों ने क्या, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना दी। हालांकि खोजा किसने था, कोल्सबर्ग ने। देखो हुआ ऐसा था कि कोल्सबर्ग जो डीएनए खोज करे थे, बेचारे खोज तो करे थे कि ये खोज करने के बाद में इनके स्ट्रक्चर देने ही वाले थे। देखो जो कोई खोज करेगा शांति से थोड़ी बैठेगा, लेकिन होता क्या है, कुछ ना कुछ दुर्घटना आ जाती है। तो ऐसा हुआ था, कोल्सबर्ग की हो गई थी मृत्यु, लेकिन कोल्सबर्ग के टच में कौन थे, वॉटसन और क्रिक, दो भाई थे। अब खोज तो, हालांकि अगर देखा जाए डीपली जाएंगे तो खोज तो की थी इन्होंने, लेकिन ये लिख नहीं पाए थे। इन्होंने बता दिया था कि डीएनए ऐसे होता है, तो वॉटसन और क्रिक ने इस चीज़ का फायदा उठाया, ठीक है, क्योंकि ये तो बेचारे अल्लाह जी को प्यारे हो गए। लेकिन वॉटसन और क्रिक ने क्या कर दिया, डीएनए की स्ट्रक्चर बता दिया कि डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। तो आपसे पूछ लेगा बेटा कि बताइए जो डीएनए की खोज करी थी, डीएनए की खोज किसने करी थी, कोल्सबर्ग ने की थी। किसने की थी को दोस्त, कोल्सबर्ग ने खोज करी थी। और अगर पूछता है कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर दी थी वो किसने दी थी, वॉटसन और क्रिक ने दी थी। इतनी बात आप लोग समझ में आती है। अब देखिए, लेकिन लोग बाग बेचारे ऐसे थोड़ी है कि भाई वैज्ञानिक आराम शांत बैठ जाएंगे, शांत नहीं बैठेंगे। फिर भी डीएनए को भी खींच के देखा। डीएनए को क्या करके देखा दोस्त, खींच के देखा। अब जब डीएनए को खींच कर देखा तो डीएनए के अंदर कुछ इस तरह से संरचनाएं पाई गई। क्या पाएगी, संरचनाएं, ठीक है दोस्त। अब जो डीएनए के अंदर जो संरचनाएं पाई गई हैं, इन्हीं में क्या होती है, इन्हीं में होती है हमारी इंफॉर्मेशन। क्या होती है दोस्त, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब कैसे, जैसे कि सपोज कीजिए कि एक स्पीसीज से या एक जाति से दूसरी जाति में जाने वाले गुण का मतलब ये नहीं है दोस्त कि जो मैं, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं कोई चीज़ में खेलने में अच्छा हूँ, जैसे सचिन खेलने में अच्छा, कि सचिन का लड़का भी क्या खेलने में अच्छा होगा, वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं। कि जो मैंने पढ़ा है कि मेरे बच्चों में दिमाग मेरा आ जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब कैसी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन कि जो हमारी स्पीसीज है कि दो हाथ होते हैं हमारे, दो पैर होते हैं, दो आंखें होती हैं, दो नाक होती हैं, दो नहीं एक नाक होती है, ठीक है, एक नाक होती है। तो जो हमारी स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, वो किससे मिली है हमें, वो किस में इन्फॉर्मेशन होती है, डीएनए के अंदर। किसके अंदर होती है, डीएनए के अंदर। और डीएनए के अंदर भी कौन होती है, जीन। क्या होते हैं दोस्त, जीन। इन इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, जीन। और जीन की खोज किसने करी थी, जोहानसन। किसने करी थी दोस्त, जोहानसन ने जीन की खोज करी थी। अब जीन में क्या होता है, अगर आप देखेंगे, देखो मैंने आपको बताया कि जीन में क्या होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी आपने देखा होगा नई नई चीज़ें चल रही हैं, जैसे पेड़ पौधों में आपने देखा होगा तोरी थी, पहले इतनी सी होती थी, अभी पूरी तोरी इतनी लंबी हो रखी है। नहीं भाई, कोई भी चीज़ है, तरबूज देखो पहले एक तरह का आता था, अब 72 तरह का तरबूज है। यहाँ तक कि पीला तरबूज भी आने लगा है। ऐसे पेड़ पौधों में देखा होगा आप लोगों ने कि पहले अमरूद पूरा बड़ा पेड़ हो गया तो तब अमरूद फल वगैरह आते थे, लेकिन अभी क्या, अभी हम गमले में भी बोके कर रहे हैं, उग रहे नहीं उग रहे हैं अमरूद। तो वो चेंजेस जो हो रहे हैं, वो किस लिए चेंजेस हो रहे हैं। देखो अगर इस चीज़ पे हम डीपली जाते हैं तो बहुत डीपली घुस जाएंगे। हालांकि देखो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, ये तो आप लोग पता है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, तो तेज़ी से बढ़ रही, तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा हमें, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देखते हो खेतों में जो फसलें बोते हैं तो उनमें कितनी कीटनाशक का दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जल्दी बढ़ने का, ज़्यादा लेने का, और उसके कारण क्या हो रही है, मिट्टी हमारी बेकार हो रही है। लेकिन अगर ऐसा ना करें तो फिर क्या होगी, पब्लिक भूखी मर जाएगी, मरेगी नहीं मरेगी। तो इसी तरह से जो एकदम डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि पहले हम गेहूं बोते थे तो गेहूं क्या बहुत कम निकलते थे, जैसे 1 बीघे में निकल गई 2 बोरी, अभी निकलती है 4 बोरी। दवाई मारेंगे, पूरा कीड़े मकोड़े से बचाएंगे नहीं। और उनके जीनों के अंदर चेंजेस भी कर रखे हैं दोस्त। क्या कर रखे हैं, चेंजेस। क्यों, देखिए ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। अब जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है या पेड़ पौधे की इंफॉर्मेशन है, वो किसके अंदर है दोस्त, वो डीएनए के अंदर है। और डीएनए के अंदर भी क्या है, हमारे जीन हैं। अब इन जीन के अंदर क्या है, ये इंफॉर्मेशंस हैं। अब सपोज कीजिए कि जैसे कि एक हमने ककड़ी ले ली,
ककड़ी ककड़ी लंबी होती है, टेढ़ी मेढ़ी तो होती है, लेकिन ककड़ी ले ली। अब उसका टेढ़ा मेढ़ा हमारी इन्फॉर्मेशन ना लेके हमने उसकी लंबाई वाला हमने जीन खोज लिया। वैज्ञानिकों ने जीन खोजा लंबाई वाला, और लंबाई वाला जीन निकाल के वो किस में डाल दिया, वो हमने डाल दिया तोरी में या डाल दिया खीरे में। तो तोरी कितनी लंबी होगी भाई, लंबी होगी नहीं होगी पूरी, अभी तोरी लंबी लंबी आ रही है पूरी। ऐसे घी में डाल दिया। तो जो वैज्ञानिकों ने चेंज कर रखे हैं जीन, तो उन्हीं से क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, होता ही नहीं होता है। तो जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, अब जो लंबाई बढ़ने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो किस में डाल दी, वो डाल दी हमारी तोरी के अंदर, खीरे के अंदर, या किसी और फल के या सब्जी के अंदर। तो उससे प्रोडक्शन बढ़, जैसे कि छोटे छोटे, अब खरबूजे पहले छोटे छोटे होते थे, अभी इतने मोटे मोटे भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे? क्यों? क्योंकि किसी की इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दी, उसकी इन्फॉर्मेशन, वैज्ञानिक यही कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? तो जितनी भी, अगर आपसे पूछा कि बताइए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो गुण आते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? अगर ऑप्शन होता है डीएनए, तो डीएनए लगाएंगे, नहीं तो जीन के अंदर होता है। बात समझ में आई नहीं? हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है जीन के अंदर होती है। बात समझ में आई नहीं आई? हालांकि ऐसा नहीं है कि पता पड़े कि भाई उसमें से जीन निकाल के उसमें डाल दिया। तो इस प्रकृति का एक नियम है। प्रकृति क्या एक नियम है? एक आपने लाइन सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो इस पृथ्वी के लिए बना है, जो इस पृथ्वी पर सर्वाइव कर सकता है, जी सकता है, वही जी सकता है जो फिटेस्ट है। बात समझ में आई नहीं? मतलब जो इस पृथ्वी के लिए बना है वही सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी न्यूज आती रहती है कि भाई वहाँ पर ना उसके दांत लंबे थे, बच्चा पैदा हुआ है, या आंखें मोटी और वो पैदा होते ही बोलने लगा या एकदम चिंगाड़ने लगा, ऐसा हुआ है। तो वो क्यों होता है ऐसे बच्चे? वो ऐसे बच्चे होते हैं किसके कारण? वो जीन के कारण होते हैं, क्रोमोसोम्स के कारण। क्रोमोसोम्स क्या आते हैं, उनके डगमगा जाते हैं, 23 जोड़ी से 24 जोड़ी हो जाएंगे, 25 जोड़ी हो जाएंगे। बात समझ में आई नहीं? हालांकि इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, बताएंगे, उनको भी हम लिखाएंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो चेंज, देखो मैन क्या है, मैन तो हमारे क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र है। गुणसूत्र जहाँ डगमगा, कम बढ़ती हुए, तुरंत आज इंसान के अंदर या बच्चे के अंदर क्या जाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे बच्चे जीते भी नहीं हैं, आप लोगों ने देखा हुआ। क्योंकि वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, इस प्रकृति के लिए बने ही नहीं है वो जो यहाँ पे सर्वाइव कर पाए। अब सपोज कीजिए कि मेरा बच्चा है कोई, अब मेरे बच्चे में गुणसूत्र डगमगा जाए। अब डगमगा जाएंगे, प्रकृति तो बहुत अलग चीज़ है, प्रकृति से कौन टकरा सकता है। अब देखिए, जैसे कि मेरा बच्चा हुआ, अब मेरे बच्चे के क्या जीन, क्रोमोसोम्स डगमगा गए, गुणसूत्र ज़्यादा हो गए, और उसके पर निकल गए। अब वो उड़ने लगा, नहीं भाई मैं तो बाप हूँ, तो मैं तो पालूंगा उसको। अब पाल लिया हमने, अब लेकिन वो जी गया, सपोज करो वो जी गया, फिर लेकिन वो किसकी नाक में दम करेगा? सबकी नाक में दम कर, उसको तो उड़ना आता है ना, बिल्डिंग में जाकर बैठ जाएगा, जिसको देखेगा उसको उठाएगा, उसको फेंक देगा, जिसको उठाएगा उसको फेंक देगा। क्योंकि इस, आपने सुना होगा कि एक कहानी सुनी होगी कि मरा खींचता है मरे में को, जिंदा खींचता है जिंदे में को। भाई कोई भी है, अगर कोई भी स्पीसीज है, हर कोई क्या चाहता है कि मेरी जनसंख्या बढ़े। मानव क्या चाहते हैं, हम ही लोग रहें। हम लोग देखो प्रकृति का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, करे नहीं कर रहे हैं। चलो छोड़िए उस चीज़ को। तो अब यहाँ आते हैं किस पे, जीन पे। ठीक है, तो जीन की खोज किसने की थी? जॉनसन ने करी थी। अगर हम बात करते हैं किसकी, गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र की खोज किसने करी थी दोस्त? जो गुणसूत्र की खोज किसने करी थी बताइए? वॉल्डेयर ने। मैंने आपको बताया था, वेल्ड कर दिया गुणसूत्रों के बीच में। तो वॉल्डेयर ने खोज की थी। कितने जोड़ी होते हैं गुणसूत्र? 23 जोड़ी होते हैं, जो कि 46 हो जाते हैं। ऐसी डीएनए, अगर डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, और डीएनए खोज किसने की थी? कोल्सबर्ग ने खोज की थी। और इसकी संरचना जो दी थी, संरचना ऐसी होती है, किसने दी थी? वॉटसन और क्रीक ने दी थी। अगर डीएनए को हम खींचते हैं तो डीएनए खींच के क्या बन जाते हैं? हमारे जीन मिल जाते हैं। जीन की खोज किसने करी थी? जॉनसन ने करी थी। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, एक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, ये जो चिकन वगैरह लोग खाते हैं, ये मुर्गियाँ होती हैं ना, तो ना तो ये मुर्गियाँ होती हैं ना मुर्गे ही होते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनके साथ छेड़खानी करी गई है। ये इनमें मतलब दिमाग नहीं होता, इनके साथ हो क्या रहा है इनको यही पता नहीं। जैसे कि हमारे अगर कोई काटेगा, पता चलता है काट रहा है? नहीं, हाँ पता चलता है कि काट रहा है, लेकिन अगर ये इनके कोई काटता तो इनको पता नहीं चलता कि हमारा कोई काट रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जीनों में चेंजेस कर दिए गए हैं। क्या कर देंगे दोस्त? चेंजेस कर दिए गए हैं। इन्फॉर्मेशन, इनकी चोंच को आगे से काट दी जाती हैं, जिससे कि एक दूसरे को ना काट ले। ये इतनी बदतमीज हो जाती हैं। बदतमीज क्या, अब जो उनके अंदर जो जीन ही चेंज कर दिए, तो साइड में बैठा उसको काट रहा है, वो उसको काट रहा है। बात समझ में नहीं आई? तो इसीलिए क्या है, और क्यों ऐसा क्यों? जिससे कि एक दूसरे को काटे ना।
भाई पकड़ में आसानी से जाए। पहले तुमने मुर्गा वगैरह देखा होगा, पहले भागते थे लोगों को पीछे पकड़ने के लिए, और अब हाथ नहीं आता था। लेकिन अब क्या है, वो बेचारे पड़े थे जहाँ पे छोड़ ऐसे कैसे पड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जीन के साथ में क्या हुआ है, छेड़खानी। उनको बनाया ही इसलिए गया है कि जिससे कि क्या उसका चिकन वगैरह बना ले। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा आज का था। थोड़ा हमने न्यूक्लियस को थोड़ा खोल के देखा, केंद्रक को। ठीक है, और ये गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र के बारे में हालांकि हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। हाँ, इतनी बात समझ में आई आप लोगों के। तो हम बात करेंगे किसकी, अब डीएनए की, और डीएनए की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी जाती है। देखो मैं स्लो तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्लो पढ़ाने का मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को आसानी समझ में आ जाए। और मैं देखो आशा करता हूँ, मैं तो आशा ही कर सकता हूँ। अब आगे तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अगर हमारी क्लास आपको समझ में आई हो तो आप लोग लाइक करें और चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।